चलिए, आज बात करते हैं भारत के हाल के इतिहास की सबसे नाटकीय वित्तीय घटनाओं में से एक की, यस बैंक संकट। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। शुरुआत करते हैं एक नंबर से जो इस पूरी कहानी का मंच तैयार करता है। 90%। जी हाँ, यस बैंक का स्टॉक अपनी पीक वैल्यू से 90% तक गिर गया था। मतलब इसने लोगों की किस्मत और भरोसे को लगभग रातों रात खत्म कर दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम इस कहानी को गिरते हुए डोमिनोज की एक सीरीज की तरह देखेंगे। मतलब शुरुआती सेटअप से लेकर आखिर में मिले सबक तक एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो ये यस बैंक संकट था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक था। अब चलिए उन समस्याओं पर नजर डालते हैं जो लोगों के बीच दहशत फैलने से बहुत पहले से ही पनप रही थीं। बैंक की मुसीबतें दरअसल तीन एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं से पैदा हुई थीं और इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। सबसे पहले बैंक ने एक बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने ऐसी कॉरपोरेशंस को भारी भरकम रकम उधार दी जो पहले से ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। और जाहिर है इनमें से कई रिस्की लोन्स आगे चलकर एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गए। सबसे जरूरी बात ये थी कि बैंक अपने बढ़ते हुए बैड लोन्स के ढेर के बारे में ट्रांसपेरेंट नहीं था और इसी वजह से रेगुलेटर्स के साथ उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये सभी मुद्दे असल में फाउंडर राणा कपूर के अंडर गवर्नेंस की समस्याओं से जुड़े थे और इसी वजह से भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने 2018 में उनका सीईओ के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब इतनी गहरी समस्याओं के साथ ये तो बस समय की बात थी कि संकट कब खुलकर सबके सामने आता है। जैसे जैसे मुश्किलों की कानाफूसी तेज हुई, डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया और उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो गया। 2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत के बीच हालात बहुत तेजी से बिगड़े, क्योंकि पैसा जुटाने की बैंक की आखिरी कोशिशें भी नाकाम हो गईं। और ये इस कहानी के मानवीय पहलू को बखूबी दिखाता है। लाखों हैरान परेशान कस्टमर्स और बिजनेसेस अचानक अपने ही अकाउंट से बाहर हो गए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सब एक अभूतपूर्व बचाव मिशन में बदल गया, जिसे आरबीआई ने पूरे सिस्टम को ढहने से बचाने के लिए लीड किया। आरबीआई ने बैंक को स्थिर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए एक साफ सुथरा 4 स्टेप वाला प्लान लागू किया। तो जब सब कुछ शांत हो गया तो इसके क्या परिणाम हुए और इस संकट से क्या जरूरी सबक सीखे गए? पुराने लीडरशिप के लिए तो सीधे परिणाम सामने आए ही, और साथ ही बैंक के फाइनेंस को साफ करने की एक लंबी मुश्किल प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन एक बैंक की किस्मत से परे इस संकट ने पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बहुत मजबूत सबक सिखाए। 3 सबक सबसे अलग नजर आते हैं: मजबूत रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत, ईमानदार रिपोर्टिंग और रेगुलेटर्स की डिपॉजिटर्स की सुरक्षा, और सिस्टेमिक फेलियर को रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्रवाई करने की क्षमता। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हर बैंक, रेगुलेटर और इन्वेस्टर को लगातार विचार करना चाहिए।